अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफियत हैं। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी हैड डन 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज के इस लेक्चर में हम अगले 4, 5, 6 और 7 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। स्टूडेंट्स साथ रहिएगा, बुक सामने रखिएगा, नोटबुक और पेंसिल हाथ में रखिएगा ताकि इनके सॉल्यूशंस को आप समझ सकें। तो चलिए बगैर किसी डिले के चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड, आप प्लास्टिक रॉड को रब कर रहे हैं अगेंस्ट योर हेयर, अपने बालों के साथ, अपने हेयर के साथ अगर प्लास्टिक रॉड को घिसा जाए several times and put it near some bits of paper, तो इसे कुछ चंद कागज के टुकड़ों के पास रख दिया जाए, the pieces of paper are attracted towards it. What does this observation indicate? इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या सीख मिलती है, इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने बचपन में सब ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि एक प्लास्टिक की रॉड लेते थे, वो आमतौर पर हमारा रूलर या स्केल ही हुआ करता था, जिसे हम बचपन में लाइन लगाया करते थे। उसे बालों से घिसने के बाद जब चंद कागज़ के टुकड़ों के पास लाते थे तो हम ये देखते थे कि वो कागज़ के टुकड़े उस स्केल के साथ, उस रॉड के साथ चिपक गए। अब क्यों चिपके हैं, इस चिपकने के पीछे लॉजिक और साइंस क्या है, ये किसी हद तक हम इस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को ज़रा रिकॉल कर रहे हैं तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी फिर लगे हाथों रिकॉल कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप एक प्लास्टिक रॉड को अपने बालों के साथ रब करते हैं तो आखिर उस प्लास्टिक रॉड के साथ क्या होता है, चलिए दोबारा से देखते हैं। जब हम बात करते हैं एक प्लास्टिक रॉड की, डियर स्टूडेंट्स, सो व्हेन दिस रॉड इज रब्ड अगेंस्ट द हेयर, तो डियर स्टूडेंट्स बालों में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड की सरफेस पे आ जाते हैं। इस रॉड की सरफेस को अब अगर देखा जाए तो इस रॉड की सरफेस पर यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज मौजूद है, यानी दिस रॉड इज नाउ अ नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड। डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं, हम ये बात भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी दूसरी चार्ज्ड बॉडी के करीब आ जाए तो अट्रैक्शन का अमल शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी इस बॉडी ए के ऊपर जितना यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जबकि जो बॉडी बी है, डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से ये यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज अपनी सरफेस पे कैरी करती है। जब आप इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी बी को ए के करीब लेके जाएंगे तो ए का पॉजिटिव चार्ज अपने आप को इस बी के नेगेटिव के करीब अलाइन कर देगा, अपना पॉजिटिव चार्ज बी के नेगेटिव के करीब सरफेस पे ले आएगा, और ये ए अपना नेगेटिव इस बी के नेगेटिव से अवे परे अरेंज कर देगा। तो देखिए हुआ क्या, आपने ए को चार्ज तो नहीं दिया, बस ए ने कूलम्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से अपने खुद के चार्ज को रीअरेंज कर दिया, कुछ इस तरह से अरेंज किया कि ऑपोजिट चार्ज को बी के नेगेटिव के सामने ले आया और सिमिलर चार्ज को बी से दूर ले गया, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि ये अट्रैक्शन एक चार्ज्ड बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के दरमियान शुरू हो गई है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर अट्रैक्शन के लिए बॉडी का चार्ज होना जरूरी नहीं है। एक न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्शन कर सकती है एक चार्ज्ड बॉडी के साथ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यही कुछ होता है इस नेगेटिवली चार्ज रॉड के पास आने वाले पेपर्स के साथ। जब आप पेपर्स को इस रॉड से टच करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स
इस पेपर की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपने आप को अरेंज कर लेता है। वो पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ऑफ द रॉड से अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव चार्ज ऑफ द रॉड से अट्रैक्ट होने के बाद वो रॉड के साथ चिपक जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू try to touch the negatively charged rod with the neutral paper. They get attract और वो पेपर्स जुड़ जाएंगे रॉड के साथ। यहाँ पर एक बात नोट की सूरत में लिखी जा सकती है, आप देख चुके हैं कि अट्रैक्शन न्यूट्रल बॉडी के साथ भी हो रही है। तो चलिए फिर एक बात लिख देते हैं, श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज इज रिपल्शन। ये स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन तो अनचार्ज बॉडी ने भी कर दी, लेकिन फकत रिपल्शन डियर स्टूडेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमिना है जो हमेशा अनचार्ज बॉडी नहीं करेगी, सिर्फ चार्ज बॉडी ही एग्जिबिट करेगी। तो चलिए अब इसकी ऑप्शंस को भी जरा देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शंस क्या हैं? द रॉड एंड द पेपर आर ऑपोजिटली चार्ज्ड। आपने देखा पेपर को तो चार्ज ही नहीं किया हुआ, पेपर पे तो चार्ज अरेंज हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस ए ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन को देखते हैं, द रॉड एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। नो, हम वैसे भी इस चैप्टर के स्टार्ट में लिस्ट में देख चुके हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो उस लिस्ट को कंसिडर करते हुए, मद्देनजर रखते हुए, हम जानते हैं कि जो प्लास्टिक रॉड है इट विल ऑलवेज गेट अ नेगेटिव चार्ज। तो बी ऑप्शन बी रूल आउट हो गई। डियर स्टूडेंट, सी ऑप्शन को देखिए, द रॉड एंड द पेपर हैव द सेम चार्जेस। अगर सेम चार्जेस होते तो कभी भी अट्रैक्ट ना करते, कभी भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना होते। ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव द ऑपोजिट चार्ज। तो सी ऑप्शन बी रूल आउट हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, डी को जरा देखिए, द रॉड एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज। यस, द रॉड एक्वायर्ड द नेगेटिव चार्ज while the paper arranged its opposite charge on the surface near the charge of rod. ये स्टूडेंट्स, सिर्फ रॉड ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया और पेपर ने अपना ऑपोजिट चार्ज अरेंज करके रॉड के नेगेटिव के करीब इकट्ठा कर दिया। सो दैट इज व्हाई द पेपर इज अट्रैक्टिंग द रॉड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन डी है। तो वी विल गो विद द ऑप्शन डी, द रॉड विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एमसीक्यू जो आज का हमने पहला डिस्कस किया है वो आपने समझा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए ये 5th वन है। चलिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ के मुताबिक, यानी कूलम्स लॉ से रिलेटेड ये सवाल है, व्हाट हैपेंस टू द अट्रैक्शन of two oppositely charged objects as the distance of separation increases। अगर उनके चार्जेस के दरमियान फासला बढ़ा दिया जाए तो डियर स्टूडेंट्स क्या फर्क पड़ेगा कूलम्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। हम पढ़ चुके हैं कूलम्स लॉ के मुताबिक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज गिवन बाय के Q1 Q2 over R square। डियर स्टूडेंट्स, this is the formula that represents or that gives the magnitude of the force of attraction or repulsion between the two oppositely or similarly charged particles। इसके मुताबिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर के। तो ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात डियर स्टूडेंट्स। इस बात से हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि अगर आप फासला बढ़ाते चले जाएंगे तो डिस्टेंस के फासले के बढ़ने से डियर स्टूडेंट्स फोर्स डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। ग्रेटर द डिस्टेंस लेसर विल बी द फोर्स। तो बहुत सिंपल सा जवाब है, अगर आप इनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डियर स्टूडेंट्स बढ़ाते चले जाएंगे द फोर्स इज गोइंग टू बी डिक्रीज, द फोर्स इज गोइंग टू बी वीक। तो चलिए जी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इंक्रीज होगी फोर्स डिस्टेंस के इंक्रीज करने से, नॉट एट ऑल। सो ए ऑप्शन हमारा दुरुस्त नहीं है। ये स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन को देखिए। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है
कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को इंक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज होगी, तो बी ऑप्शन दुरुस्त है। लेकिन इसे दुरुस्त डिक्लेयर करने से पहले, इसे करेक्ट कहने से पहले मुझे बाकी ऑप्शन को भी जरा देखना है। सी ऑप्शन है रिमेन चेंज, जो कि बिल्कुल गलत है। रिमेन अनचेंज दुरुस्त ऑप्शन नहीं है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप डिस्टेंस को जब चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज होगी। इस फर्स्ट रिलेशन से नहीं बल्कि सेकंड रिलेशन से हमें यही पता चलता है कि डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ फोर्स का इनवर्स रिलेशन है। दैट मीन्स फोर्स हैव टू चेंज व्हेन यू विल चेंज द डिस्टेंस। तो सी ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है डियर स्टूडेंट्स। डी ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, नहीं बिल्कुल नहीं, हम डिटर्मिन कर सकते हैं और हम डिटर्मिन कर रहे हैं, तो लिहाजा बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि ये फिफ्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपने समझा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए ये सिक्स्थ वन है। चलिए ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेज द कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस व्हिच आर। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कूलम्स लॉ की वैलिडिटी क्या है, कूलम्स लॉ कब ओबे होगा। चलिए जरा स्टेटमेंट के बाद ऑप्शंस को देखते हैं और करेक्ट ऑप्शन का तयन करते हैं। पहली ऑप्शन है मूविंग एंड पॉइंट चार्जेस। क्या कूलम्स लॉ मूविंग चार्जेस के लिए वैलिड है डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर का नाम पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको याद होगा हमने शुरू में ही इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। हमने कहा था कि हम इस चैप्टर में चार्जेस एट रेस्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्जेस एट रेस्ट, यानी इस चैप्टर में हम जितनी भी प्रॉपर्टीज चार्जेस की डियर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो रेस्ट पर पढ़ रहे हैं। सो द चार्जेस आर एट रेस्ट और कूलम्स लॉ भी माय डियर स्टूडेंट्स ओनली उसी सूरत में वैलिड होगा जब दो चार्जेस रेस्ट पर होंगे, रुके हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव चार्ज इधर है और दूसरा नेगेटिव चार्ज इधर है और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है लेट्स से वो डिस्टेंस आर है। तो चलिए बना देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, अगर तो ये चार्जेस रेस्ट पे हैं, अपनी ही जगह पर मौजूद हैं, तो ही आप इस पर कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, विच विल गिव यू द फॉर्मूला फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, तो लिहाजा हमारी पहली ऑप्शन रूल आउट होगी। मूविंग चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता। मूविंग एंड नॉन पॉइंट चार्जेस, डियर स्टूडेंट्स चलिए अब नॉन पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। व्हाट आर नॉन पॉइंट चार्जेस? डियर स्टूडेंट्स, नॉन पॉइंट चार्जेस उन्हें कहते हैं कि जिन चार्जेस का साइज बड़ा हो और उनके दरमियान फासला कंपेरेबल ज़्यादा बड़ा ना हो। यानी कि इन दोनों के केस में आप देख सकते हैं इनका फासला लेट से r है, ये r फासला इनके डायमीटर से कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, उनके करीब करीब ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर चार्जेस इतने बड़े हों और बहुत कम फासले पर मौजूद हो, लेट से ये पॉजिटिव चार्ज था और ये साथ वाला नेगेटिव चार्ज है, तो डियर स्टूडेंट्स हम इन्हें नॉन पॉइंट चार्जेस कहते हैं। याद रखिएगा कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर नॉन पॉइंट चार्जेस। ये बात हमने इनिशियली पहले दिन ही कूलम्स लॉ पढ़ने के टाइम पर भी डिस्कस की थी। तो कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्जेस। तो डियर स्टूडेंट्स जरा रिकॉल कर लीजिए, व्हाट आर द पॉइंट चार्जेस? पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट चार्जेस आर ऑब्वियसली ऑपोजिट टू नॉन पॉइंट चार्जेस। अगर मैं आपके सामने चार्जेस कुछ इस तरह से ड्रॉ करूं, एक चार्ज इस तरफ है और दूसरा चार्ज इस तरफ है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड लेट्स से दिस इज द नेगेटिव चार्ज। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस जो है, वो इनके डायमीटर से कई गुना बड़ा है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस केस में हमारा कूलम्स लॉ वैलिड होगा, यानी हम इस फॉर्मूले से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के फॉर्मूले से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस एंड पॉइंट चार्जेस। तो ये दो कंडीशंस हैं, द चार्जेस शुड बी एट रेस्ट एंड द चार्जेस शुड बी द
पॉइंट चार्जेस। तो चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सेकंड ऑप्शन इज मूविंग एंड नॉन पॉइंट, नॉन पॉइंट है तो बी ऑप्शन भी रूल आउट हो गई। सी ऑप्शन है स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। डियर स्टूडेंट्स यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन जरा डी ऑप्शन भी देख लें, स्टेशनरी एंड लार्ज चार्ज साइज, नो, डी ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है, उसमें नॉन पॉइंट बन जाएगा चार्ज। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन सी, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस। यही केस है, यही कंडीशन है हमारे कूलम्स लॉ की वैलिडिटी की। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये सिक्स्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपने समझा है। डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 7। माय डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारे आज के लेक्चर का लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इस चैप्टर के लिए ये 7th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इनिशियली आर एट 4 सेंटीमीटर्स अपार्ट। सो इनिशियल जो फासला है दो चार्जेस के दरमियान डियर स्टूडेंट्स वो 4 सेंटीमीटर है। व्हेन दे आर मूव्ड क्लोजर टुगेदर सो दे आर नाउ ओनली 1 सेंटीमीटर अपार्ट, द फोर्स बिटवीन देम इज। अब उनके दरमियान फोर्स कितने गुना हो जाएगी? स्टूडेंट्स इसके लिए ज़रा मुझे सोल्यूशन आपके सामने आपको करके दिखाना पड़ेगा। इसको सिंपल मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके लिए आपको एक फार्मूला सिखा छोड़ूं ताकि आप कभी भी ऐसे सवाल को खुद ही सॉल्व कर सकें। आपको ये सिर्फ इसी MCQ को याद ना रखना पड़े, किसी भी MCQ पर ये तरीका आप अप्लाई कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। लेट्स कॉल देम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। This is Q1, this is Q2. Dear students, they are separated by the distance of 4 centimeter. इस 4 सेंटीमीटर को हम R1 कह देते हैं। सो R1 is 4 सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट्स। तो जाहिर है इस वक्त इन दोनों चार्जेस के दरमियान कुछ ना कुछ फोर्स होगी, तो हम इसे F1 कह देते हैं। एंड F1 must be equals to K Q1 Q2 ओवर डिस्टेंसेस R1, तो R1 के स्क्वायर के इक्वल फोर्स होगी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स व्हेन यू विल ब्रिंग दीज टू चार्जेस क्लोज टुगेदर, लेट्स से अब आप इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के करीब ले आए हैं, इतना करीब ले आए हैं कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स वो R2 अब सिर्फ 1 सेंटीमीटर का रह गया। अब ये जो Q1 और Q2 चार्जेस हैं इनकी फोर्स वही नहीं होगी जो पहले थी डियर स्टूडेंट्स। अब इनकी फोर्स F2 हो चुकी होगी जो कि Q1 Q2 ओवर R2 स्क्वायर के इक्वल होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस के चेंज होने से फोर्स चेंज हो जाती है। ये बात मैं पहले वाले MCQs में भी क्लियर कर चुका हूं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस दो F1 और F2 की इक्वेशन से एक रेशो बनाते हैं। इस बोर्ड का कर लेते हैं सेक्शन, इसे कहते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 लेट्स से, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको बाद वाली फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो ऐसा क्यों ना कर लें कि F2 ओवर F1 रेशो ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स F2 की जगह F2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। रेशो लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे डिवाइड करते हैं। तो F2 की राइट हैंड साइड क्या है, दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R2 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, और नीचे आ जाएगा K Q1 Q2 ओवर R1 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स जो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उन्हें करते चले जाएं। K से कैंसिल, Q1 सेम है, Q1 नीचे भी है, Q2 ऊपर है, Q2 नीचे भी है। सो फाइनली यू विल गेट F2 ओवर F1 इज इक्वल्स टू 1 ओवर R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ओवर R1 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स आप मैथमेटिक्स मुझसे बहुत अच्छी जानते हैं, अब ऐसे में आप इन्हें अरेंज करके लिख सकते हैं। ये अभी ऊपर आ जाएगा फ्रैक्शन के यहाँ पर, तो इट कैन बी रिटन एज, चलिए आगे लिखते हैं इस पेज का सेक्शन करके। डियर स्टूडेंट्स इट कैन बी रिटन एज F2 ओवर F1 इज इक्वल्स टू R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारा फाइनल फार्मूला। अब आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, यानी कि
जो रेशियोज ऑफ द फोर्सेज हैं दे आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं इसमें सब्स्टिट्यूट करें और F2 की वैल्यू निकाल लें। F2 ओवर F1 इज इक्वल्स टू R1 क्या है डियर स्टूडेंट्स? R1 इज एक्चुअली 4 सिंपल सेंटीमीटर अगर आप नाम पे लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलें लिख देते हैं ये 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर ओवर R2 क्या है डियर स्टूडेंट्स? सेकंड डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर पुट किया यहाँ पर। माय डियर स्टूडेंट्स ज़रा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। F2 ये जो नीचे वाला F1 है ये उधर जाकर हमारी इक्वेशन की राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बिकम स्क्वायर ओपन कर लीजिए 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F1। सेंटीमीटर स्क्वायर से ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। F2 विल बिकम 16 F1, यानी कि जो हमारी नई फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स। 16 गुना हमारी फोर्स बढ़ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब अपनी ऑप्शंस की जाने बढ़ते हैं और ऑप्शंस में देखते हैं कौन से करेक्ट ऑप्शन होगी। 4 टाइम्स स्मॉलर देन द फोर्स, नो इट इज नॉट स्मॉलर, तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत। बी ऑप्शन देखिए 4 टाइम्स लार्जर तो है बट नॉट 4 टाइम्स, इट इज 16 टाइम्स, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गई। सी ऑप्शन में 8 टाइम्स लार्जर लिखा हुआ है, सो लार्जर तो है लेकिन 8 टाइम नहीं डियर स्टूडेंट्स, तो लिहाजा सी ऑप्शन भी रूल आउट हो गई। डी ऑप्शन देख लीजिए 16 टाइम्स, तो यस हमारा आंसर भी 16 टाइम्स लार्जर आ रहा है। ये देखिए ना F1 के साथ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यस इट इज 16 टाइम्स लार्जर देन द इनिशियल फोर्स या F1। स्टूडेंट्स इन 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रिव्यू उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपने नोट भी किया होगा। मिलूंगा अगले लेक्चर में फर्दर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की डिस्कशन के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।